हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर क्लास ऑन इनकम टैक्स। और आप कर रहे हैं कैपिटल गेन। अभी तक आपने कैपिटल गेन में क्या क्या सीखा? कैपिटल एसेट की डेफिनेशन, व्हाट इज कैपिटल एसेट एंड व्हाट इज नॉट कैपिटल एसेट। आज की क्लास में आप जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट दो प्रकार की होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब हम एक कैपिटल एसेट को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कब कहते हैं? अगर एक कैपिटल एसेट आपने लंबे समय तक होल्ड किया है, यानी बेचने से पहले आपकी जो होल्डिंग थी वो लंबी थी, लंबे समय के लिए थी, तो आपकी कैपिटल एसेट कहलाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और अगर आपकी एसेट बहुत शॉर्ट टेन्योर के लिए आपके पास हेल्ड थी, तो आप उस एसेट को क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब बात यह आती है कि हम एक एसेट को, कैपिटल एसेट को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कब कहते हैं? जब हमने खरीदा तब कहते हैं या जब बेचते हैं तब कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये सारी डेफिनेशन की आवश्यकता तब पड़ती है जब कैपिटल गेन अराइज होता है। और कैपिटल गेन अराइज कब होता है? ट्रांसफर के समय। यानी जब आप एक एसेट को खरीदते हो तो वो सिर्फ एक कैपिटल एसेट होती है, वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं होती। आपने उसे कितने समय तक होल्ड किया, यानी जब बेचोगे तब तो पता चलेगा ना कितने समय हमने होल्ड किया। तो बेचते समय पता चलेगा वो कैपिटल एसेट जो बिक रही है वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, राइट? अब आप कहेंगे कि सर कितने टेन्योर पे हम लॉन्ग टर्म कहते हैं, कितने टेन्योर पे हम शॉर्ट टर्म कहते हैं? तो इसकी भी तीन कैटेगरी है। मतलब कैपिटल एसेट को तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में जो कैपिटल एसेट आते हैं वो अगर आपने साल भर से ज्यादा होल्ड कर लिया तो वो लॉन्ग टर्म कहलाते हैं। दूसरी कैटेगरी में जो कैपिटल एसेट आते हैं वो आपने अगर 2 साल से ज्यादा होल्ड कर लिया तब लॉन्ग टर्म कहलाएंगे। तीसरी कैटेगरी में जो कैपिटल एसेट आते हैं वो आपने अगर 3 साल से ज्यादा होल्ड कर लिया तब वो क्या कहलाएंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएंगे, राइट? तो कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, ये डिपेंड करता है होल्डिंग पीरियड पे। और होल्डिंग पीरियड की भी तीन तीन कट ऑफ लिमिट है। पहली कैटेगरी में जो कैपिटल एसेट आते हैं, अगर अप टू 12 महीना होल्ड किए तो शॉर्ट टर्म, 12 महीना एक दिन भी होल्ड किए तो लॉन्ग टर्म। सिमिलरली वही मैंने आपको दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी भी अकॉर्डिंगली बताई कि दूसरी कैटेगरी में 24 महीने का कट ऑफ है, अप टू 24 मंथ शॉर्ट टर्म, 24 मंथ 1 डे इज लॉन्ग टर्म। अच्छा, जनरली एग्जाम में बच्चा ये बात भूल जाता है कि जो कट ऑफ था उस पे क्या होता है। मतलब कट ऑफ तीन तरीके का है, 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना। तो एग्जैक्टली 12 महीने पे क्या होता है? 12 महीने पे शॉर्ट टर्म ही होगा, 12 महीना एक दिन पे लॉन्ग टर्म होगा। जो 24 महीने वाला कट ऑफ है, जहां पे भी जिन भी एसेट्स पे एप्लीकेबल होता है 24 महीने का कट ऑफ, 24 महीना एक दिन पे लॉन्ग टर्म होगा। अप टू 24 मंथ इट इज शॉर्ट टर्म एंड द सेम गोज फॉर 36 मंथ ऑल्सो, राइट? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अगर आप बेचते हैं तो जो कैपिटल गेन होगा उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को जब बेचेंगे तो जो कैपिटल गेन होगा उसे हम क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो आपने अब यह भी सीख लिया कि कैपिटल गेन भी दो प्रकार का होता है। कैपिटल एसेट तो दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल गेन भी दो प्रकार का होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कैसे पता चलेगा कि ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म? डिपेंड करता है कि आपने जो कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया है वो क्या है। If it is a long term capital asset, then the gain is long term capital gain. If it is a short term capital asset, then the gain is short term capital gain. Right? तो ये बात क्लियर हो गई। तो आइए अब देखना शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। दो प्रकार की कैपिटल एसेट होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन भी दो प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होगा? गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब आएगा? गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैसे होता है? डिपेंड्स ऑन होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड का मतलब क्या होता है? कैसे पता चलता है होल्डिंग पीरियड क्या है? इट मीन्स द पीरियड फॉर विच द एसेट इज हेल्ड बाय द एसएससी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन आपके पास आया था, एंड एंड्स ऑन द डे प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन बेचे उसके एक दिन पहले तक होल्डिंग है आपकी। फॉर एग्जाम्पल, डेट ऑफ परचेज
ऑफ कैपिटल एसेट, ये हम ले लेते हैं 1/8/2023, ठीक है। डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट 15/10/2024। तो होल्डिंग पीरियड कितनी होगी इसकी? होल्डिंग पीरियड होगी 1/8/2023 से लेके 14/10/2023। क्लियर है सबको? अब 1/8/23 से लेके 14/10/23, अब ये पीरियड कितना हुआ? ये मोर देन 1 ईयर हुआ। अब एग्जैक्टली डेज में आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि देखिए 3 तरीके की कट ऑफ है, 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना। तो आपको बस यही देखना होता है 12 महीने से ज्यादा है कि नहीं, 24 महीने से ज्यादा है कि नहीं, 36 महीने से ज्यादा है कि नहीं, डिपेंडिंग अपॉन कि ये कैपिटल एसेट कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। अभी तो मुझे पता नहीं है ये कौन सी कैटेगरी वाला कैपिटल एसेट है। अगर मान लीजिए ये कैपिटल एसेट 12 महीने वाली कैटेगरी में फॉल करता है, कि 12 महीने पे ही लॉन्ग टर्म हो जाता है, 12 महीना 1 दिन पे लॉन्ग टर्म हो जाता है, तो क्या ये लॉन्ग टर्म है? हाँ, 1/8 से 14/10/23 ये लॉन्ग टर्म हो गया, 12 महीना से ज्यादा हो गया। क्लियर है? अगर ये मान लीजिए यही कैपिटल एसेट सेकंड वाली कैटेगरी में होता, जहां पे 24 महीने वाला कट ऑफ है, तो भाई 24 महीने से तो कम है ये, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ये डेट हमने गलत लिख रखी है, 14/10/24 लिखना था, एक दिन पहले। जिस दिन आपने बेचा है उसके एक दिन पहले तक की होल्डिंग पीरियड होती है, राइट। तो ये होल्डिंग पीरियड क्या है? एग्जैक्ट काउंट करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, आपको तो बस देखना होता है 1 साल से ज्यादा, 2 साल से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा है कि नहीं है। तो दिस इज ग्रेटर 1 ईयर, ठीक है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर के एक दिन पहले तक। अब आइए ये 3 कैटेगरी आपको पता चलेगा, पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी। अब पहली कैटेगरी में देखिए एक एसेट अप टू 12 मंथ, अब देखिए पहली कैटेगरी से जो एरो आ रहा है अप टू 12 मंथ ये शॉर्ट टर्म है, और मोर देन 12 मंथ हो जाएगा तो ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी में कुछ एसेट्स लिखे हुए हैं और इसके आगे देखिए क्या है, अप टू 24 मंथ है तो ये शॉर्ट टर्म है, मोर देन 24 मंथ पे ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अगेन यहां पे देखिए क्या है, 36 मंथ, तीसरी कैटेगरी के आगे 36 मंथ तक ये शॉर्ट टर्म है, 36 मंथ से ज्यादा है तो ये लॉन्ग टर्म है, राइट। अब आप कहेंगे कि सर ये जरूरत ही क्या पड़ती है, कैपिटल गेन को हम क्लासीफाई क्यों कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? उससे पहले आपके मन में ये आएगा कि वाई आर वी क्लासिफाइंग इवन द एसेट एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट? तो लेट मी टेल यू, आप एसेट को क्लासिफाई कर रहे हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में, ताकि आप गेन को क्लासिफाई कर सके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। अब बात आती है गेन को क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं? गेन को इसलिए क्लासिफाई कर रहे हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स का रेट अलग है और शॉर्ट टर्म पे अलग रेट है। अच्छा, लॉन्ग टर्म पे अलग और शॉर्ट टर्म पे अलग है। इन जनरल वैसे तो 4 रेट्स हैं, मैंने आपको बताया था कि कैपिटल गेन में 4 तरीके के रेट मिलेंगे आपको, 20%, 15%, 10%, स्लैब रेट, है कि नहीं। लेकिन अभी हम इन जनरल बात करते हैं। इन जनरल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स का रेट है 20% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे रेट है स्लैब का। लॉन्ग टर्म पे 20% है और शॉर्ट टर्म पे स्लैब रेट है। एक बात बताइए, सरकार कहां पे ज्यादा टैक्स ले रही है, लॉन्ग टर्म पे कि शॉर्ट टर्म पे? तो आप कहेंगे शॉर्ट टर्म पे तो सर पहले कुछ टैक्स होता ही नहीं है, स्लैब के हिसाब से लग रहा है तो पहले कुछ टैक्स रहेगा ही नहीं, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा 5% होगा, फिर 10% होगा, फिर 15% होगा, फिर 20% होगा और फिर कहीं जाके 30% होगा। और यहां पे तो फ्लैट 20% है, सीधा सीधी 20% है, ठीक है। और इससे एसटीसीजी होगा तो 15 लाख रुपए तक तो हम 20 तक पहुंचेंगे कहीं जाके, और उसके बाद 30 होगा। तो कहां कम लग रहा है, कहां ज्यादा लग रहा है? तो आप कहेंगे सर डिपेंडिंग अपॉन इनकम, कहीं ये ज्यादा होगा, कहीं ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात समझते हैं प्रैक्टिकली, ये जो इनकम टैक्स का कानून बना हुआ है ये सब किसके लिए बना हुआ है?
जो 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए कमाते हैं इनके लिए नहीं। अगर आपके दिमाग में ये सब बैठा हुआ है ना तो आप भूल जाइए। अरे ये कानून उनके लिए बना है एक्चुअल में जो लोग 10 लाख 20 लाख नहीं 50 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं या उससे ज्यादा कमाते हैं। एप्लीकेबिलिटी है छोटे लोगों पे भी जो 5 लाख कमा रहे हैं 10 लाख कमा रहे हैं 15 लाख कमा रहे हैं, लेकिन ये कानून उनके हिसाब से सोच के नहीं बनता है। बनता तो एग्जैक्टली उनके हिसाब से है जो एकदम हायर स्लैब में है, मतलब 15 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा रहे हैं। एक बात बताइए, मेरे पास 1 करोड़ रुपए की कैपिटल गेन आती है तो वो लॉन्ग टर्म है तब अच्छा है कि शॉर्ट टर्म है तब अच्छा है? अरे लॉन्ग टर्म है तो अच्छा है, 20% टैक्स लगेगा। और शॉर्ट टर्म हो गया तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म हो गया तो एक लिमिट तक ही ना आपको 10 15 ये सब होगा, 20 होगा, उसके बाद तो 15 लाख रुपए के ऊपर तो पूरा ही 30% है, इस पे ज्यादा टैक्स लगेगा। तो जब भी आप लॉ को समझें, इंटेंशन को समझने के लिए सरकार की, आपको हमेशा ये दिमाग में यही बैठाना होगा कि बंदा जो कमाने वाला है वो हायर स्लैब में है। ये सोचते हुए ही लॉ को समझिएगा, नहीं तो लॉ का एक्चुअल जो क्रक्स है वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो आपको एक आइडिया लग गया कि सरकार लॉन्ग टर्म पे टैक्स कम ले रही है। क्या ये बात समझ में आया? हाँ, लॉन्ग टर्म पे सरकार टैक्स कम ले रही है, लो टैक्स है यहां। और स्लैब रेट का मतलब हो गया हाई टैक्स, क्योंकि एक लिमिट के बाद तो 30% टैक्स लग जाता है, यहां तो 20% ले रहा है, तो ये बेनिफिट दे रही है सरकार। हाँ, जो कम कमाते हैं उसके लिए रिवर्स हो जाएगा, तो लेकिन जो कम कमाते हैं उनके हिसाब से कानून थोड़ी ना बना रही है सरकार। क्या इतना दिमाग लगा रही है, इतने सारे आईएएस ऑफिसर्स बैठा रखी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री पूरी बैठी हुई है ये देखने के लिए कि 10 लाख रुपया वालों से कैसे टैक्स निकाला जाए? अरे नहीं, ये गलतफहमी है आपकी। कानून उनके ऊपर एप्लीकेबल है ये बात जरूर है, लेकिन कानून उनको देख के नहीं बन रहा है। कानून जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ना उनको देख के बनता है। ठीक है, आज से ये बात दिमाग में रहेगी। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कम क्यों है? अब आप समझिए, जो कैपिटल एसेट होती है, प्रॉपर्टी होती है, सरकार हमेशा चाहती है कि आप उसे लंबे समय तक होल्ड करो। अब आप कहेंगे सर लंबे समय तक क्यों होल्ड करो? तो मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि देखिए सरकार चाहती क्या है। एक इंसान धरती पे आए, दुनिया में आए, दुनिया मतलब हिंदुस्तान में आए, पैदा हो, राइट। उसके बाद वो खूब पैसा कमाए, सरकार को खूब टैक्स दे, ठीक है, ढेरों सारी प्रॉपर्टी क्रिएट करे, कभी बेचे वेचे नहीं, क्योंकि बेच बाच दिया तो पैसा हाथ में आ जाएगा, पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि ऐश करने लग जाए, ठीक है, पैसा उड़ा दे। देश का पैसा उड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, देश का पैसा देश में रहना चाहिए, नहीं तो पता चला प्रॉपर्टी बेचा, विदेश निकल गया, घूम रहा है, ऐश कर रहा है, मस्ती कर रहा है, पैसे पूरे उड़ाया। तो सरकार यही चाहती है कि कैपिटल ग्रोथ हो खूब सारी, ठीक है, देश का पैसा देश में रहे, लोग खूब कमाए, लेकिन कमा कमा के रखते जाए और एक दिन ऊपर निकल जाए। यस, सरकार यही चाहती है। कानून ये सोच के बनता है, कानून ज्यादा कमाने वालों के हिसाब से बनता है और ये माइंडसेट के हिसाब से बनता है कि लोग कमाएं और पैसा उड़ाए नहीं, ठीक है, ऐश ना करें, खर्च करें, ऐश ना करें, ठीक है, विदेश जाना घूमना ये सब नहीं। जब लेकिन प्रॉपर्टी वगैरह बिकती है ना तो ये सब कुछ हो जाता है, राइट। तो इसलिए गवर्नमेंट कह रही है एक तो लॉन्ग टर्म पे हम आपसे टैक्स कम लेंगे ताकि लोग एक तो पहले तो लंबे समय तक होल्ड करें उसको, धड़ाधड़ बेचे नहीं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, मैंने आपको यह भी बताया है कि जब लॉन्ग कैपिटल गेन आ जाता है ना तो उसके बाद गवर्नमेंट जो है सेक्शन 54 और उसके भाई बहन वाली एग्जेम्पशन देती है, याद आ रहा है आपको? और उसमें क्या करती है, जो गेन होता है ना उसको री इन्वेस्ट कराने की कोशिश करती है कि जो पैसा आया चलो उसको री इन्वेस्ट करा दे, ताकि इसके हाथ में लिक्विडिटी ना रहे कि पैसा उड़ाने लग जाए। आ रही बात समझ में? तो हर इंसान ऐसे सोचता है अरे 100 करोड़ रुपए आ गए हैं, अब टैक्स लग जाएगा 20 करोड़ रुपया, एक काम करते हैं जैसे सरकार कह रही है वहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, 20 करोड़ रुपए बच जाएगा। फिर वो इन्वेस्ट कर देता है, फिर उस प्रॉपर्टी को बेचता है, फिर कमाता है, फिर कहता है अरे यार टैक्स लग जाएगा, एक काम करते हैं री इन्वेस्ट कर देते हैं, री इन्वेस्ट कर देता है, एक दिन ऊपर चला जाता है। सरकार यही तो चाहती है, आइए कमाइए देश में, खूब टैक्स दीजिए, निकल जाइए फिर ऊपर, राइट, मौज मस्ती मत करिए, ठीक है, टैक्स ही बचाते रहिए जीवन भर, एक दिन ऊपर जाना है लेकिन लोग टैक्स बचाते रहते हैं। अच्छा,
अब आपको खुद से सोच के ये मुझे बताना होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना होगा, क्योंकि मैंने इतना समझाया तो क्या आप वो बात समझ पाए जो हम एक्चुअल में समझाना चाहते थे। अगर गवर्नमेंट किसी एक एसेट को 12 महीने पे ही लॉन्ग टर्म कर दे रही है, किसी को तो 24 पे कर रही है, किसी को 36 पे कर रही है, तो 12 महीने पे लॉन्ग टर्म कर देना किसी भी एसेट को, ये फेवरेबल बात है कि एडवर्स बात है? तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 12 मंथ लॉन्ग टर्म डैश फेवरेबल एडवर्स। आपको क्या लगता है ये फेवरेबल बात है एसएससी के लिए, टैक्स पेयर के लिए, कि आपकी एसेट को 12 महीने पे लॉन्ग टर्म बना दिया गया? ठीक है, मतलब आपको ये बताना है कि कंपैरेटिवली ये फेवरेबल बात है कि 24 महीने पे बनता तो फेवरेबल था, अगर 24 महीने पे फेवरेबल बनता तो आप 12 महीने पे लिखेंगे एडवर्स है ये बात। ठीक है, मतलब जितना जल्दी एक लॉन्ग टर्म एसेट बन जाए वो फेवरेबल बात हुई, या जितना देर से लॉन्ग टर्म बनेगा वो फेवरेबल है टैक्स पेयर के पॉइंट से? टैक्स पेयर के पॉइंट से जितना जल्दी लॉन्ग टर्म बन जाए वो फेवरेबल बात है। एक बात बताइए, मेरी एसेट जितनी जल्दी लॉन्ग टर्म बन जाएगी, अब हम बेच लेंगे तो टैक्स 20% लगेगा। मेरे हिसाब से सोचिए, सरकार के हिसाब से नहीं, अब टैक्स पेयर के हिसाब से सोचिए। मेरी एसेट को सरकार जितनी जल्दी लॉन्ग टर्म कह देना, हमें उतनी ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि अगर मेरी एसेट को मान लीजिए सरकार कहती है 24 महीने के ऊपर लॉन्ग टर्म है, अभी 18 महीने हुए हैं, अगर हम अभी बेच देंगे तो हमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से टैक्स लग जाएगा ना, ज्यादा वाला स्लैब रेट। और अगर यही सरकार 12 महीना कही होती मेरे कैपिटल एसेट पे, तो आज तो 18 महीना हो गए, मेरी एसेट लॉन्ग टर्म कहलाती और टैक्स से 20% लगता। तो जितना जल्दी सरकार मेरी एसेट को लॉन्ग टर्म कह दे मेरे लिए उतना जल्दी अच्छा है। यानी सरकार पॉइंट नंबर 1 में यहां पे जल्दी लॉन्ग टर्म बना रही है, यानी सरकार इन एसेट्स को फेवर कर रही है। ठीक है, सरकार एक्चुअली चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इन एसेट्स में इन्वेस्ट करें, इसीलिए सरकार जल्दी लॉन्ग टर्म बना दे रही है कि टेंशन नहीं लो, बहुत जल्दी लॉन्ग टर्म बना देते हैं, तुम बेच भी लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है, ताकि यहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। इसको कंपैरेटिवली कम फेवर कर रही हो, इसको और थोड़ा कम फेवर कर रही है, इसको 3 साल पे लॉन्ग टर्म बना दिया। राइट, तो आइए समझते हैं सरकार की क्या मंशा है भाई, किन चीजों को बहुत ज्यादा गवर्नमेंट फोकस कर रही है। आपकी इन्वेस्टमेंट चाहती है सरकार की लिस्टेड सिक्योरिटीज में हो। लिस्टेड सिक्योरिटीज क्या होती है? वो सिक्योरिटीज जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, चाहे लिस्टेड इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, डिवेंचर हो, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। आपको तो पता नहीं है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय डिडक्शन तक मिलता था। अगर आप लिस्टेड सिक्योरिटीज में पैसा लगाते थे ना, तो आपको डिडक्शन मिलता था, 50,000 रुपए तक की शायद डिडक्शन थी, और उसका नाम था राजीव गांधी इक्विटी स्कीम। ठीक है, बहुत पुरानी बात है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा ये सब सुना के। तो बेसिकली मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूं, सरकार ने हमेशा ना लिस्टेड सिक्योरिटीज की तरफ जोर दिया है। आज हमारे देश में डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में पैसा लगाने वाले बहुत कम लोग हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में इक्विटी मार्केट में लोगों का बहुत पैसा लगा होता है। राइट, तो वैसे तो सच भी यही है कि होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ना 99% वेल्थ सिर्फ 1% लोगों के पास है, और यही वो लोग हैं जो लोग रिस्क बियरिंग कैपेसिटी में होते हैं, रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, बाकी लोग तो हमारे देश में बहुत कम पैसा कमाते हैं, वो इक्विटी मार्केट में लगाएंगे कैसे? उन्होंने पैसा लगाया, वो डूब गया तो उनके बचते ही कितने हैं? बचत थोड़ी ना है हमारे देश में। हमारे देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन बचत कर ही नहीं पाती है, क्योंकि जितना कमाती है उतना खर्च हो जाता है, और अगर बच जाए थोड़ा बहुत तो क्या वो रिस्की इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? मैं तो खुद रिकमेंड नहीं करूंगा। राइट, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ना रिस्क बियरिंग कैपेसिटी लाने की कोशिश कर रही है, इक्विटी मार्केट में लोग पैसा लगाएं ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में ना मिडिल क्लास भी नहीं लगा रहा है, अपर मिडिल क्लास भी नहीं लगा रहा है, सिर्फ हाई क्लास लोग ही इक्विटी मार्केट में अच्छा एक्सपोजर होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत लगा देने को मैं नहीं कह रहा हूं, अच्छा एक्सपोजर एक हाई क्लास पीपल में ही होता है। तो गवर्नमेंट हमेशा इंक्लाइंड होती है कि लोग इक्विटी मार्केट में, सिक्योरिटीज मार्केट में पैसा लगाएं जो लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं। दूसरा, बी की जगह पहले सी बोल देते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। मैंने आपको लास्ट क्लास में या लास्ट टू लास्ट क्लास में म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था कि ये एक इनडायरेक्ट तरीका होता है इक्विटी मार्केट में पैसा लगाने का।
ठीक है, हर कोई पैसा देता है म्यूचुअल फंड कंपनी को, म्यूचुअल फंड कंपनी री इन्वेस्ट कर देती है इक्विटी मार्केट में, या फिर अलग अलग तरीके से वो इन्वेस्ट कर देती है। इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करती है ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे हर इंसान की ना रिस्क लेने की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है, तो एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी एक तरीके का म्यूचुअल फंड नहीं बनाती है, वो अलग अलग स्कीम बनाती है। जैसे मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसका नाम है आईसीआईसीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी। मैंने आपको ये भी बताया है ना कि जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनी होगी उसका नाम के आगे क्या लिखा होगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इससे आप पहचान जाएंगे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी इतना लिखा रहेगा, इससे आप समझ जाएंगे ये कौन सी कंपनी है, म्यूचुअल फंड की कंपनी है, राइट। अब ये कंपनी सिर्फ एक स्कीम नहीं बेचती है, ये अलग अलग स्कीम बेचेगी, कई सारे म्यूचुअल फंड बेचेगी, ठीक है। तो हालांकि उसका कुछ नाम होता है, हम स्कीम ए स्कीम बी ऐसे लिख देते हैं, स्कीम ए स्कीम बी स्कीम सी ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब स्कीम ए में वो क्या करेगी, जैसे बहुत सारे लोग बहुत रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है, इसमें स्कीम ए में उसने 90% इक्विटी में पैसा लगा दिया है, ठीक है, और 10% पैसा दूसरे कंपनी के डिवेंचर्स ले लिया है। डिवेंचर्स में फिक्स रेट ऑफ रिटर्न आता है, 8%, 9%, 10%, वो फिक्स होगा। लेकिन इक्विटी मार्केट में तो रिटर्न 40% भी आ सकता है और -40% भी हो सकता है, लेकिन डेप्थ में तो फिक्स है कि भाई इतना रिटर्न आएगा, राइट। स्कीम बी में उन्होंने क्या किया, उल्टा कर रखा है, 90% डेप्थ में पैसा लगा रखा है, सिर्फ 10% इक्विटी में। स्कीम सी में 50% इक्विटी है, 50% डेप्थ है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, इतने सारी स्कीम्स क्यों लाती है एक म्यूचुअल फंड कंपनी। क्या आपको लगता है कि कोई भी इंसान, सारे लोगों की जो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है वो बराबर है? आंसर इज नो। सब लोगों की रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी बराबर नहीं है और हो भी नहीं सकती है, ठीक है। हो सकता है मैं म्यूचुअल फंड जब खरीद रहा हूं तो मैं ये वाला खरीद लूं, हमको रिस्क लेने की आदत है, हम 90% इक्विटी और 10% डेप्थ पे पैसा लगाया, क्योंकि ग्रो तो यही करेगा, ठीक है। डूब भी सकता है पैसा यहाँ पे, लेकिन ग्रो भी यहीं पे करने के चांसेस हैं। दूसरा इंसान जो फिक्स डिपॉजिट अभी तक करा रहा था, अब धीरे से आया है म्यूचुअल फंड में, ठीक है, अभी तक फिक्स डिपॉजिट सब कराता था, धीरे से म्यूचुअल फंड में आया है, तो वो कौन सा म्यूचुअल फंड लेगा? वो यही वाला लेगा, क्योंकि उसको एफडी की आदत है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न की आदत है। तो वो जिसमें 90% डेप्थ है और सिर्फ 10% इक्विटी है, थोड़ा सा रिस्की फंड होगा, तो वो ये वाला लेने की कोशिश करेगा। कि अगर वो 1000 रुपया लगाया तो उसका क्या होगा, 900 रुपया डेप्थ में जाएगा और 100 रुपया जाएगा इक्विटी में, ठीक है। डेप्थ पे मान लेते हैं कि 11% का रिटर्न आ रहा है, ठीक है, तो 9 रुपया में 11% का मतलब कितना हो गया, 9 रुपया 90 पैसा इस पे आ जाएगा साल का, ठीक है। अब मान लेते हैं ये जो 100 रुपये लगा है, ये 10% गिर गया, मान लेते हैं ये माइनस हो गया 10%, तो कितना हो जाएगा, 90। तब भी उसका फंड कितना हो गया, अभी भी 90 हो गया, और ये 9 रुपया 90 पैसा इस पे रिटर्न आया, यानी 909 रुपया 90 पैसा, यानी 910 रुपया और 90 रुपया हो गया 1000 रुपया अभी भी, ठीक है। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, आपको समझा रहे हैं कि डेप्थ पे इंटरेस्ट फिक्स आ रहा है, ठीक है। इक्विटी मार्केट थोड़ा बहुत गिर भी जाएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल कंपनसेट हो गया, उसका रिटर्न उतना ही हो जाएगा। और अगर इक्विटी भी बढ़ गया, थोड़ा सा जो लगा हुआ है वो भी बढ़ गया, तो रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब बात समझ रहे हो? तो जो लोग एफडी की आदत होती है, जिनको कम रिस्क लेने की आदत होती है, वो यहाँ जाएगा। कुछ लोग होते हैं मीडियोकर रिस्क लेने को तैयार है, भाई आधा पैसा इक्विटी में चल जाए, आधा पैसा फिक्स भी रहे, रिटर्न आता रहे, तो वो ये स्कीम लेंगे। इस तरीके से कंपनी अलग अलग स्कीम्स बनाती है, ठीक है। एक ही कंपनी एक ही म्यूचुअल फंड नहीं बेचती है, एक ही कंपनी के 100 म्यूचुअल फंड स्कीम्स आती हैं, 100 दो तीन भी नहीं, 100 स्कीम्स आती हैं, ठीक है। इक्विटी में भी अब डिवाइड कर लेते हैं, वो वैरायटी बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि वो क्या करेंगे, इक्विटी में भी हाई रिस्क वाली इक्विटी, ठीक है, मीडियम रिस्क वाली इक्विटी, लो रिस्क वाली इक्विटी, इस तरीके से इक्विटी को भी डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है इक्विटी में, वो लोग, मैं टर्म यूज़ नहीं करना चाहता था लेकिन अब सोच रहा हूँ बता ही दूँ आपको, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब इसमें भी डिवाइड कर लेते हैं कि इक्विटी में मेरे लार्ज कैप की ये इक्विटी है। लार्ज कैप का मतलब होता है बड़े शेयर्स,
जो स्टेबल है, रिलायंस कंपनी, एसीसी सीमेंट्स, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, मिड कैप में मीडियोकर शेयर्स आएंगे, और स्मॉल कैप में एकदम नई नई कंपनी, जो छोटी छोटी कंपनी है, उनके शेयर्स आएंगे। ठीक है, तो ये जो स्मॉल कंपनी के शेयर होते हैं ना, ये सब बहुत तेज भागते हैं। 100 रुपए का शेयर पता चलता है अभी 150 रुपए का हो गया, फिर अभी पता चलता है तुरंत ही 20 रुपए का हो गया। तो स्मॉल कैप बड़ा रिस्की होता है। मिड कैप होगा 100 रुपये का, तो पता चला 110 रुपया हो गया तुरंत ही, फिर पता चला 90 हो गया। लेकिन लार्ज कैप होगा तो 100 से 105 होगा। ठीक है, गिरेगा भी तो फिर पता चला 99 हो गया, ऐसे होगा। ठीक है, अब रिलायंस कंपनी के भाव में ऐसा नहीं होगा कि रिलायंस कंपनी का 2500 रुपए का शेयर है तो तुरंत 5000 का हो जाएगा, नहीं, वो धीरे धीरे ही बढ़ेगा। ठीक है, स्टेबल कंपनी है। जो नई नवेली कंपनी होती है, अचानक से ग्रोथ आ जाता है उनमें। ठीक है, अभी टर्नओवर पिछले साल 1 करोड़ रुपए का था, 10 करोड़ का टर्नओवर हो गया। लेकिन रिलायंस कंपनी में इतना तेज अंतर तो ही ना आ सकता है कि 1 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा, नहीं। लेकिन नई कंपनीज में ऐसा होता है। तो स्मॉल कैप में इस तरीके का अंतर दिखाई देता है, तुरंत उनके टर्नओवर कम भी हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली मार्केट में वैल्यूएशन में अंतर आ जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी में अंतर आता है, तो वैल्यूएशन में अंतर आ जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो इस तरीके से वो सैकड़ों स्कीम्स को बेचते हैं। नाउ व्हाट इज दिस इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड? क्योंकि यहां पे यही लिखा हुआ है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ये 12 महीने की कैटेगरी में है, ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ग्रेटर इज इक्वल टू 65% इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। लिख लीजिए इस बात को। अगर आप डोमेस्टिक कंपनी के इक्विटी शेयर में 65% या उससे ज्यादा पैसा लगा देते हो, वो म्यूचुअल फंड कंपनी 100 करोड़ रुपए मार्केट से बटोरी, तो 100 करोड़ रुपए बटोरी तो कितना पैसा लगा दियो डोमेस्टिक कंपनी के इक्विटी शेयर में? 65 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा, 65 करोड़ या उससे ज्यादा अगर लगा दी है, तो वो जो म्यूचुअल फंड है वो कहलाएगा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अब मान लीजिए ये जो हम इक्विटी और डेप्ट की बात कर रहे थे, इक्विटी डेप्ट बोल रहे थे, इक्विटी डेप्ट, तो हर जगह इक्विटी को मान लो डोमेस्टिक कंपनी का ही शेयर है। ठीक है, डोमेस्टिक, फॉरेन कंपनी का नहीं है, जो भी है डोमेस्टिक कंपनी का है। तो ये वाला 90% इक्विटी 10% डेप्ट, ये क्या कहलाएगा? इक्विटी ओरिएंटेड। ठीक है, अब एक वर्ड और सीखेंगे आप पैरेलली। इफ इट इज नॉट एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इट इज कॉल्ड डेप्ट ओरिएंटेड फंड। डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अब ये इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ नॉट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अब बात समझ में आई? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड तो वो है जिसका जब फंड का 65% या उससे ज्यादा पैसा इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी में लगाओ। एंड डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या है कि अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड नहीं है तो वो डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। टेंशन खत्म। ठीक है, स्कीम बी देखिए इसका, 90% डेप्ट 10% इक्विटी। अब ये क्या है? ये डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, क्योंकि 65% या उससे ज्यादा इक्विटी में होना चाहिए था, डेप्ट ओरिएंटेड है। ये तो बराबर बराबर है ना, तो इक्विटी ओरिएंटेड कहलाएगा कि डेप्ट ओरिएंटेड कहलाएगा? बराबर बराबर है, ये डेप्ट ओरिएंटेड है बेटा। 65% या उससे ज्यादा इक्विटी में होना चाहिए था, डेप्ट ओरिएंटेड है। अच्छा चलिए एक स्कीम और देते हैं आपको, स्कीम डी, 60% इक्विटी 40% डेप्ट, ज्यादा इक्विटी है। बताइए इक्विटी ओरिएंटेड हो गया ना? जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। स्कीम डी 60% इक्विटी 40% डेप्ट, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है ना? स्कीम डी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, स्कीम डी, और डैश देके बताइए क्या है, इक्विटी ओरिएंटेड, डेप्ट ओरिएंटेड? डेप्ट ओरिएंटेड है। इक्विटी ओरिएंटेड कब होता है? जब 65% या उससे ज्यादा पैसा, सिर्फ 60% पैसा लगा हुआ है, तो ये डेप्ट ओरिएंटेड है। डेप्ट ओरिएंटेड की डेफिनेशन क्या है? अगर इक्विटी ओरिएंटेड नहीं है तो वो डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, इट इज डेप्ट ओरिएंटेड। तो क्या कहता है यहां पे? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अगर होगा तो 1 साल पे ही क्या कहलाएगा? इक्विटी 1 साल पे ही क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म। अब देखिए, गवर्नमेंट तो चाहती है इक्विटी मार्केट में लोग पैसा लगाए ना, लेकिन इक्विटी ओरिएंटेड, लेकिन हमारे देश में तो लोग इक्विटी शेयर में पैसा लगा नहीं पाते क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, तो लोग म्यूचुअल फंड के जरिए लगाते हैं। तो सरकार चाहती है ठीक है म्यूचुअल फंड भी तुम खरीदो, तो कौन सा खरीदो? वो खरीदो जिसमें ज्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में लगता है। ठीक है, ताकि पैसा अल्टीमेटली इक्विटी मार्केट में जाए। नाउ
अब आपको बताते हैं ये यूटीआई यूनिट्स क्या है। पता है हमारे देश में म्यूचुअल फंड शुरू करने वाली कंपनी कौन थी? म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट शुरू करने वाली यूटीआई। आज इसी को आप एक्सिस बैंक के नाम से जानते हो, तो आप कहोगे कि मैं तो नहीं सुना यूटीआई, तो आपको बता दूं आज इसको एक्सिस बैंक कहते हैं, पहले ये यूटीआई था। ठीक है, यूटीआई ने 1962 में शायद, आई थिंक मे बी, अगर 61 हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, 63 हो तो भी माफ कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट आई बिलीव शायद 1962 में यूटीआई ने पहली बार ये म्यूचुअल फंड वाला कॉन्सेप्ट लाया था, लेकिन उसको म्यूचुअल फंड नहीं बोला था। कॉन्सेप्ट यही था कि आप मुझे पैसा दीजिए, हम इस पैसे को इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, और अकॉर्डिंगली आपका फंड ग्रो करेगा। और उन्होंने इसको बेचा कैसे? यूटीआई यूनिट्स बोल के। ठीक है, यूटीआई यूनिट्स। हम भी तो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स ही बोलते हैं, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड ऐसे तो नहीं ना बिकता है कि चाहे जितना ले लो भाई, वो यूनिट्स बना देते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए ताकि आसान हो जाए। 100 रुपए की एक यूनिट बना देते हैं, तो जिसको 500 लगाना है 5 यूनिट खरीदेगा। ठीक है, 520 रुपया नहीं लगेगा, आप 6 या तो 6 यूनिट खरीद लो, 600 रुपया। तो यूनिट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, उन्होंने यूटीआई यूनिट्स इसको बोला, राइट। तो म्यूचुअल फंड तो बोला ही नहीं था, इसका नाम तो यूटीआई यूनिट्स था, तो इसलिए इसको अलग लिखना पड़ रहा है यूटीआई यूनिट्स। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ नहीं है, दिस इज म्यूचुअल फंड ऑफ यूटीआई, दिस इज म्यूचुअल फंड ऑफ यूटीआई। और आपको एक नॉलेज के लिए बस एक बात बता दे, तहलका मचा दिया था इस यूटीआई यूनिट्स ने, तहलका मचा दिया था। जितना पैसा कमवाया है इसने, लोगों को पागल कर दिया है, इतना पैसा कमवाया है। ठीक है, फिर एक समय के बाद इतना पैसा गवाया है ना लोगों का ये यूटीआई यूनिट्स कि फिर लोगों को पागल कर दिया। इसकी स्टोरी आप पूरी सुनेंगे, क्योंकि बाद में एक प्रोविजन आएगा, ठीक है, एक सेक्शन आएगा जहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी इस बात को समझाने की कि क्यों सरकार ने ये अमेंडमेंट किया, क्यों ये लॉ बनाया, राइट। क्योंकि आपको वो लॉ समझ में नहीं आएगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे कारण ही है यूटीआई यूनिट्स, तो वहां पे इसकी चर्चा करेंगे। तो ठीक है, यूटीआई यूनिट्स यहां पे आ गया। देन डी जीरो कूपन बॉन्ड। अब ये जीरो कूपन बॉन्ड क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड का वैसे तो शाब्दिक अर्थ ये है, जीरो मतलब जीरो, ठीक है, कूपन मतलब इंटरेस्ट रेट, और बॉन्ड मतलब डेप्ट एक तरीके का। जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड, जीरो इंटरेस्ट रेट का बॉन्ड, जीरो इंटरेस्ट रेट का डेप्ट। एक कंपनी क्या जीरो इंटरेस्ट रेट पे डेप्ट ले सकती है? हाँ ले सकती है। वो क्या बोलती है, इसका तरीका क्या होता है जीरो कूपन बॉन्ड का, कि कंपनी कहती है कि 100 रुपए फेस वैल्यू का बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन हम आपको इशू करेंगे इसे सिर्फ 40 रुपए में, और 15 साल बाद 15 ईयर्स बाद हम इसको रिडीम कर देंगे एट फेस वैल्यू। 100 रुपए का बॉन्ड है, लेकिन हम देंगे आपको 40 रुपया में, 15 साल बाद हम इसको फेस वैल्यू पे ही रिडीम कर देंगे, यानी 100 रुपए में रिडीम कर देंगे, ब्याज नहीं देंगे। अरे तो ठीक है ना, हो तो गया ब्याज। आज 40 रुपया का खरीदेंगे, 15 साल बाद कितना मिलेगा? 100 रुपया। अब समझ गए? तो ये जीरो कूपन क्यों बोला जाता है? ऐसा नहीं है कि ब्याज नहीं दे रही है, बोलने का तरीका अलग है। कह रही है 100 रुपए का बॉन्ड हम आपको 40 रुपया में देंगे, लेकिन रिडीम कर देंगे 100 रुपया में ही, तो भाई मिल तो गया 60 रुपया। यहां पे कहती है वो हम डिस्काउंट में बॉन्ड दे रहे हैं आपको, इंटरेस्ट नहीं देंगे, ब्याज नहीं देंगे, चाहिए भी नहीं ब्याज, मिल तो गया ब्याज। अच्छा, तो क्या हम कोई भी बॉन्ड इस फीचर के साथ अगर इशू करते हैं तो इनकम टैक्स क्या उसे जीरो कूपन बॉन्ड बोलेगा? हम तो उसे जीरो कूपन बोलेंगे, ठीक है। अगर हमें भी इस तरीके से पैसा रेस करना होगा तो हम उसका नाम रख देंगे राज जीरो कूपन बॉन्ड, राज जीरो कूपन बॉन्ड। लेकिन क्या इनकम टैक्स उसको जीरो कूपन बॉन्ड मानेगा? नहीं, इनकम टैक्स ना जीरो कूपन बॉन्ड की डेफिनेशन देता है, मतलब जीरो कूपन बॉन्ड हैज बीन डिफाइंड इन इनकम टैक्स। वो कहता है कि हम क्या करेंगे, हम इसको मोहर लगाएंगे कि दिस इज जीरो कूपन बॉन्ड और नॉट। और किसको मोहर लगाता है ये भी डिफाइंड है, कि भाई ऐसा नहीं कि तुम चले आए मेरे पास कि जीरो कूपन बॉन्ड सर्टिफाई कर दीजिए हमारा, इसका नाम जीरो कूपन बॉन्ड कैटेगरी में डाल दीजिए। नहीं, कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर की या तो कंपनी होनी चाहिए। अब देखिए हमारे देश में ना इंफ्रास्ट्रक्चर की जबरदस्त रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्या हमें अच्छे रोड चाहिए? आपसे हम बोलेंगे तो आप बोलोगे अच्छा हम तो कहते हैं कि बस रोड ही दे दो,
ठीक है, अभी तो हमारे देश में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे आज भी गाड़ी चलाओ तो खड़बड़ 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 परेशान हो जाते हैं एकदम। गाड़ी की भी बैंड बज जाती है, जो अंदर आदमी बैठा है उसकी भी बैंड बज जाती है। तो हम तो कहते हैं रोड दे दो। तो हमारे देश में अच्छे रोड की, रेलवेज की, अच्छे एयरपोर्ट्स की, इन सब की बहुत सारी जगह पे अभी रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट भी ये बात जानती है। तो गवर्नमेंट कह रही है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अगर आपसे पैसा मांगेगी ना बॉन्ड के जरिए, तो आप उसको दो, हम 12 महीने में ही लॉन्ग टर्म बना देंगे। आई बात समझ में? ताकि आप ऐसे समझिए, दो कंपनी बॉन्ड के जरिए पैसा रेस करना चाहती है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, एक कोई दूसरी कंपनी है। किसको पहले पैसा मिल जाएगा आप बताइए? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को जल्दी पैसा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने अट्रैक्टिव बना दिया उनके लिए जीरो कूपन बॉन्ड को। अगर जीरो कूपन बॉन्ड के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पैसा लेगी तो उसको पैसा जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि यहां पे तो 12 महीने पे लॉन्ग टर्म हो जाएगा और तुरंत टैक्स कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो बेसिकली गवर्नमेंट कुछ कंपनियों को जल्दी पैसा दिलवाने के लिए ऐसा करती है। ठीक है, लोगों के प्रति अट्रैक्शन ला रही है। नाउ कमिंग टू 24 मंथ में क्या आता है? अनलिस्टेड इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या था? लिस्टेड इक्विटी, लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर, लिस्टेड डिबेंचर और लिस्टेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लेकिन यहां पे है अनलिस्टेड इक्विटी या अनलिस्टेड प्रेफरेंस शेयर। तो अनलिस्टेड डिबेंचर और अनलिस्टेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये कहा जाएगा? ये आ जाएगा अदर एसेट में। अब जो बच गया अदर एसेट सारे तीसरे में आते हैं। अच्छा, तो बहुत ध्यान से समझिए, लिस्टेड इक्विटी शेयर, लिस्टेड कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी होगी तो वो 12 महीने वाले कट ऑफ में जाएगा। अनलिस्टेड इक्विटी और प्रेफरेंस होगी तो 24 महीने में जाएगा। अब अनलिस्टेड बाकी कोई भी चीज होगी, अनलिस्टेड डिबेंचर, अनलिस्टेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो वो 36 महीने वाले कट ऑफ में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग भी यहां पे है। अच्छा, तो अब क्या क्या बच गया जल्दी से आप बताइए? ज्वेलरी किस कैटेगरी में जाएगा? ज्वेलरी किस कैटेगरी में जाएगा? कैटेगरी 3 में जाएगा। ठीक है, डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहां जाएगा? जल्दी जल्दी जल्दी, डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहां जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए, डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहां जाएगा? पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी। डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड तीसरी कैटेगरी में आएगा। डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड यहां था, यहां तो कुछ है ही नहीं है, तो यहीं पे आएगा डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ठीक है, अनलिस्टेड डिवेंचर्स कहां जाएंगे? अनलिस्टेड डिवेंचर्स कैटेगरी 3। ठीक है, अनलिस्टेड इक्विटी कहां जाएगी? कैटेगरी 2। चलिए कुछ एग्जांपल्स यहां पे हमने लिया है। शेयर्स इक्विटी हो या प्रेफरेंस, डिबेंचर हो या बॉन्ड हो, लिस्टेड अगर है तो 12 महीना, अनलिस्टेड इक्विटी या प्रेफरेंस है तो 24 महीना, अनलिस्टेड बॉन्ड या डिबेंचर है तो 36 महीना, यूनिट ऑफ यूटीआई 12 महीना, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 12 महीना, डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 36 महीना। अब इसी के आगे एक चीज और लिखा हुआ है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। एक्चुअली डेप्ट में भी फर्दर डेप्ट की कैटेगरी होती है मनी मार्केट। ठीक है, डेप्ट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि लंबे टेन्योर का भी डेप्ट ले सकते हैं। मनी मार्केट में डेप्ट भी लेते हैं ना, तो छोटे टेन्योर के डेप्ट में इन्वेस्ट करते हैं, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना वाले, और वो पैसे में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे तुरंत पैसा लिक्विड हो जाएगा। मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी ने पैसा उठा के डेप्ट में डाला तो वो डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। ठीक है, डेप्ट में डाला मतलब कितना डेप्ट में डाला होगा? 45% या उससे ज़्यादा डाला होगा। ठीक है, नहीं 45% से ज़्यादा डाला होगा डेप्ट में, तो डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। क्योंकि 65% से कम हो जाना चाहिए इक्विटी में पैसा। ध्यान दीजिए, 65% से कम होगा इक्विटी में तो डेप्ट ओरिएंटेड कहलाएगा। ठीक है, तो 45% से कम अगर है अल्टीमेटली तो वो डेप्ट में है। लेकिन अगर उसमें भी वो डेप्ट कौन सा है? बहुत छोटे टेन्योर वाला है। ठीक है, ऐसे डेप्ट में पैसा लगाया हुआ है जहां जो तुरंत लिक्विड हो जाएगा 2 महीना, 3 महीना, 1 महीने में, तो इसको कहते हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो ये मनी मार्केट ना इज एन वेराइटी ऑफ डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, चिंता नहीं कीजिए, कुछ अलग चीज नहीं है। तो इसमें 36 महीना है। जीरो कूपन बॉन्ड 12 महीना था, लैंड एंड बिल्डिंग 24 महीना, और कोई भी एसेट है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने पढ़ा था कैपिटल एसेट में आएगा ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, तो सब कहाँ आएगा? सब 36 महीने में। ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, सब आएगा 36 महीने में। ठीक है,
अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होल्डिंग पीरियड से रिलेटेड. Period of holding in case of share of a company which went in liquidation shall be till the date of liquidation, not till the date of payment by the company. ये क्या मतलब है? आपने यहां पे शेयर परचेज किया, ठीक है, कंपनी यहां पे लिक्विडेट हो गई. जिस कंपनी का आपने शेयर खरीदा था ना, वो कंपनी लिक्विडेट हो गई. लिक्विडेट समझते हैं? लिक्विडेट होने का मतलब कंपनी बंद हो गई, ठीक है. कंपनी लिक्विडेट हो गई, कंपनी कह रही है कि हम अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने में सक्षम नहीं है, हम बंद हो रहे हैं, तो इसको कहा जाता है लिक्विडेशन, ठीक है. कंपनी अब बंद हो गई, कंपनी अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं कर पा रही है, ठीक है. बैंकक्रप्ट हो गई जिसको आप कहते हैं, ठीक है. दिवालिया बोल गई हिंदी में. मतलब हम तरह तरह के शब्द इसलिए यूज कर रहे हैं कि पता नहीं आप किस टर्म से फेमिलियर हो और आप कैसे समझ जाओ. तो कंपनी दिवालिया बोल गई, ठीक है. कंपनी अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर सकती है. आपने उस कंपनी के शेयर खरीदे थे, तो अब क्या होगा? क्या होता है, कंपनी के पास जितनी एसेट्स होती हैं उसको बेची जाती हैं, एक एक करके सारी एसेट बेची जाएंगी, और इक्विटी शेयर होल्डर को लेकिन पेमेंट सबसे आखिरी में मिलेगा. पहले जितनी लायबिलिटीज है ना सब पे ऑफ की जाएगी, एसेट बेची जाएगी, लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा, लास्ट में जाके जो बचा कुचा इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा रिस्क लेने के तैयार थे, ठीक है. इनको लास्ट में जो बचा कुचा है वो मिलेगा. तो भाई कंपनी अगर यहां लिक्विडेट हुई है ना, तो बेच के एसेट रियलाइज करके ये सब करने में कभी कभी सालों लग जाते हैं, ठीक है. तो मान लेते हैं यहां पे कंपनी ने पेमेंट की, तो यहां पे बेसिकली जाके कंपनी शेयर्स लेती है आपके और आपको पेमेंट दे देती है. तो नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफर हम किसको मानते हैं? जब भी हम कोई चीज बेच रहे हैं, पैसा पाते हैं, हम उसको ट्रांसफर मानते हैं. जब हम कोई चीज दे रहे हैं तब ना ट्रांसफर मानते हैं, मेरे पास से जब जुदा हो जाती है, ठीक है. लेकिन इस केस में कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक इसको ट्रांसफर नहीं कहेंगे, ये होल्डिंग पीरियड नहीं है. मतलब दिस इज नॉट योर होल्डिंग पीरियड. जबकि होल्डिंग तो यहीं तक है, हम शेयर खरीद के यहीं पे तो कंपनी को दिए था, हमको पेमेंट मिला, हमको 100 रुपये का शेयर था, 2-2 रुपया कंपनी पकड़ा दी हमको, लेकिन दी पकड़ाई तो यहीं पे. तो क्या ये होल्डिंग पीरियड है? नहीं. इनकम टैक्स कह रहा है ये होल्डिंग पीरियड नहीं है. इनकम टैक्स कह रहा है कि कंपनी यहीं पे लिक्विडेट हो गई, कंपनी तो यहीं पे खत्म हो गई ना. तो जो आप कागज शेयर सर्टिफिकेट पकड़े हुए हो या आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स पड़े हुए हैं, आप कह रहे हो कि मेरे पास एक्स लिमिटेड के शेयर्स हैं. अरे एक्स लिमिटेड ही नहीं रही तो शेयर्स कहां से हैं आपके पास? इनकम टैक्स कह रहा है ही कहां, एक्स लिमिटेड ही नहीं है, कंपनी तो बंद हो गई. यहां जब कंपनी नहीं तो आपके पास शेयर्स कहां से है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेसिकली आपकी एसेट यहीं पे खत्म हो गई, आपके पास से चली गई ऐसा मान लिया जाएगा. और इनकम टैक्स कहता है दिस इज ओनली द होल्डिंग पीरियड. हाउएवर आपके पास वो शेयर्स अभी पड़े रहेंगे, अगर फिजिकल फॉर्म में तो सर्टिफिकेट पड़े रहेंगे, कंपनी जब पैसा देगी ना तब आपसे लेगी, यहां पे लेगी आपसे सर्टिफिकेट. बट स्टिल इनकम टैक्स के हिसाब से आपकी होल्डिंग पीरियड बस यहीं तक की है, आपने इतना ही होल्ड किया उसको. यहीं पे शेयर खत्म हो गए, कंपनी बंद, शेयर खत्म, गए शेयर आपके, पैसा भले देर में मिले. ये तो हिसाब किताब के लिए ऐसा होता है कि जब कंपनी पैसा देती है तो आपसे कहती है शेयर वापस कीजिए, पैसे लीजिए अपने, ठीक है. दूसरा, देयर इज अ नीड टू मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लाइक एनी अदर इनकम इज टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट ऑफ इनकम. नॉर्मल रेट ऑफ इनकम टैक्स कह रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म को हम क्यों अलग अलग करते हैं? क्योंकि शॉर्ट टर्म पे नॉर्मली जैसे टैक्स लगता है वैसे लगता है, यानी हायर टैक्स लगता है. वेयर एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज टैक्स एट 20%. दोनों पे टैक्स रेट अलग अलग है, इसलिए हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को अलग अलग करना पड़ेगा. और अगर हमें गेन को अलग अलग करना है तो ऑब्वियसली हमें एसेट को भी अलग अलग करना पड़ेगा. तो ये थी आज की क्लास, जहाँ पे आपने 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट पढ़ा और 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन के बारे में पढ़ा.